सांविधिक विधि। इंग्लिश में स्टैट्यूटरी लॉज को कहते हैं, क्योंकि एक पार्लियामेंट के द्वारा उसको बनाया गया, स्टैट्यूट किया गया। ठीक है। नंबर 3 पर आता है जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है। यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। पूरे देश में ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में ये दोनों सदन हैं। जो बड़े बड़े स्टेट हैं उसमें ये दोनों सदन आपको मिलेंगे। तो उसके द्वारा अगर कोई लॉ बना, गवर्नर ने साइन कर दिया, क्या हो जाएगा? वो लॉ बन जाएगा। लेकिन वो थर्ड स्टेज पर होगा और उसको कहेंगे स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा जो हमारे इस स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया गया, जो एक्ट पास किया गया, उसमें लॉ। नंबर 3 पर जब आप आएंगे तो वहां पर एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शब्द का प्रयोग, हिंदी में उसको कहेंगे हम प्रत्यायोजित विधान। कुछ ऐसे लॉ भी बनते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जो फाइनली लॉ मेकिंग पावर उनके पास नहीं है। ऐसे कौन से हो सकते हैं आपको जानना पड़ेगा। इसको डेलीगेट कर दिया जाता है पावर कि हर काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, जो बिल्कुल उस फील्ड का मास्टर होगा वो उस काम को करेगा, और जैसे ही वो कोई लॉ बनाता है तो उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और लास्ट में आपके यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटीज हैं, जैसे कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा भी कोई सर्कुलर अगर जारी कर दिया गया तो वो भी लॉ की ही परिभाषा में आएगा। और उस सर्कुलर का अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? मान लिए जाएंगे, एक्यूज मान लिए जाएंगे। ये 4 तरह के लॉ इस देश में। नंबर 1 सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 स्टैट्यूटरी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए। नंबर 3 वे स्टैट्यूटरी लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाए। नंबर 4 डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आ जाएगा। और नंबर 5 अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी कोई सर्कुलर जारी करती है तो वो भी लॉ की ही डिफिनेशन में आएगा। क्या क्लियर हो गया होगा? अब बार बार आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरी लॉ कितनी किस तरह की चीज है? वेरी सिंपल, आपको संविधान से शुरू करना है। ये पांच ऐसे पावर हैं जो लॉ को रिकॉग्नाइज करते हैं। और लॉ करते क्या है? आपके बिहेवियर को, आपके कंडक्ट को रेगुलेट। एक लाइन, आपके बिहेवियर, आपके कंडक्ट को वो रेगुलेट करते हैं, उनको लॉ कहा जाता है। और जैसे ही उन प्रावधानों के विरुद्ध काम आप करते हैं तो क्या मान लिया जाएगा? आपने इलीगल वर्क किया है। और इलीगल अगर वर्क किया है तो उसमें प्रावधान है इस तरह की सजा आपको दी जाएगी। जुर्माना दिया जाएगा कि कुछ सजा भी दे दी जाएगी, 6 महीने, 3 महीने, साल भर। कई जैसे आपके ऑफेंस होंगे, सीरियस ऑफेंस होंगे, तो सीरियस ऑफेंस आप जानते हैं कि उसमें बहुत सारी सजा है, आजीवन कारावास तक की सजा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस तरह का आपका ऑफेंस होगा उसी मात्रा में आपको उस लॉ के द्वारा उसी में डिफाइन है कि ये चीज आपके विरुद्ध की जा सकती है। अब आगे हम बढ़ेंगे कि क्या केवल लॉ इतना ही है? केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कह दिया 395 लॉ हो गया? हमारी पार्लियामेंट के बनने के पहले हम कहाँ थे? हम इंग्लिश कॉलोनी में रहते थे। और उनके जो लॉ थे वो आज भी 80% उनके द्वारा बनाए गए लॉ आज भी रिकॉग्नाइज हैं। और उस पर हमारी कोर्ट्स डिसाइड करती हैं कि किस तरह का ऑफेंस हुआ है या उनका इंटरप्रिटेशन करती है। अब ये सोचना होगा कि अरे वो कौन से लॉ है बड़े फेमस। हमने तो केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से थोड़ा देश चलेगा। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है वो, लेकिन हमको 2 तरह के लॉ की आवश्यकता और है। नंबर 1 प्रोसीजरल लॉ और नंबर 2 सब्सटेंटिव लॉ। एक का मतलब हुआ प्रक्रियात्मक विधि और दूसरे का मतलब हुआ सब्सटेंटिव लॉ की हिंदी क्या होगी? मौलिक विधि। मौलिक विधि।
ठीक है, हालांकि लॉ में कुछ और हिंदी उसकी है, आप इंग्लिश जानिए बस। सस्टेनेटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कोई रिट पिटीशन कहाँ होगा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, 2 आर्टिकल्स उसके लिए बने हुए हैं, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। उसके बारे में आर्टिकल 32 के बारे में कहा था अम्बेडकर साहब ने, संविधान के अंतर्गत। हाँ, वेरी गुड, मतलब कनेक्ट आप लोग हो रहे हैं हमसे, अच्छी बात है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 32 हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दें तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फेल कर जाए, इंडियन डेमोक्रेसी खत्म। उस आर्टिकल के बारे में, और उस आर्टिकल की पैरवी उन्होंने की थी। करीब 2 घंटे उन्होंने संविधान सभा में इस आर्टिकल के बारे में बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर कोई है तो आर्टिकल 32 है। अगर वो नहीं तो सारे राइट्स आपके प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, कोई भी राइट प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। आर्टिकल 32 का रहना इतना आवश्यक है। और बच्चे ने बताया कि वो संविधान की क्या है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बताया इसने। और ये B.R. अम्बेडकर साहब का उस समय 2 घंटे जो उन्होंने डिस्कशन किया था, उसमें ये आर्टिकल लिखा गया। और ऐसा है भी, तो हम जैसे ही रिट पिटीशन करते हैं, इस काम के लिए करते हैं, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। अब यहाँ पर अधिकार शब्द आ गया, केवल एक अधिकार नहीं होता, कई तरह के अधिकार होते हैं। कोई बताएगा इसमें बच्चा कि अधिकार भी कई तरह के होते हैं? बताओ भाई, कई तरह के अधिकार होते हैं या एक ही होता है? बोलिए। 4-5 तरह के अधिकार हैं। सर बेसिकली 2 होते हैं, फंडामेंटल Very राइट्स good. एंड लीगल राइट्स। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो जस्टिसेबल होते हैं, हाँ। और लीगल राइट्स वो होते हैं जो बस जस्टिसेबल नहीं। और कोई, हम 3-4 तरह के अधिकार की बात करें। इस बच्ची ने बताया फंडामेंटल राइट, बड़ा अच्छा कहा इसने। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल बाय लॉ होता है, आर्टिकल 37 लिखा हुआ। और फंडामेंटल राइट का मतलब ये हुआ कि ऐसे बेसिक राइट्स जिनके बगैर आप ह्यूमन डिग्निटी के अनुरूप अपना जीवन नहीं जी सकते। अगर ह्यूमन डिग्निटी शब्द कहीं है तो वो फंडामेंटल राइट में है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उस समय कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उस समय क्या था? ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट उस शब्द को कहते हैं, नेचुरल राइट कहते हैं। नेचुरल राइट उस समय का शब्द है ये। उस नेचुरल राइट को बाद में ह्यूमन राइट शब्द का प्रयोग किया हमने। और हमने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस ह्यूमन राइट के लिए कई प्रोविजन बना दिए, लेकिन शब्द क्या बनाया वहां पर? फंडामेंटल। वही वो है, कन्वर्ट कर दिया हमने, कुछ को छोड़ दिया। क्योंकि हमको जैसे ही आजादी प्राप्त हुई थी, उस समय हम इतने धनी नहीं थे। और राइट के लिए क्या होना चाहिए? अधिकार आपको प्राप्त करना है तो किसके विरुद्ध प्राप्त करेंगे आप? स्टेट के अगेंस्ट करेंगे। और स्टेट के अगेंस्ट जब आप करेंगे तो स्टेट के पास उतना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, जिस चीज की आप डिमांड करते हैं वहां से तुरंत अलाउ हो जाए। ऐसी स्थिति हमारी नहीं थी। हम बिल्कुल तुरंत आजाद हुए थे। और हमारे आजादी का जो ऑब्जेक्टिव था वो था सोशल रिकंस्ट्रक्शन। हमको अपने समाज का पुनर्निर्धारण करना था, उसका पुनर्निर्माण करना था। क्योंकि बिल्कुल हम अस्त व्यस्त थे। आप किताबों में पढ़ते होंगे, हम लोग भी पढ़े ही हैं, कुछ व्यक्ति देखे भी होंगे, उस समय जो रहे होंगे। ठीक है, हम बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं। और आपको ये बता दूं मैं, आपको ताज्जुब होगा, सुन के आपको हंसी भी आ सकती है कि जो गोबर गाय और भैंस की होती है ना, उस गोबर से दाने गिरते थे। उस दाने को साफ करके हमारे देश की जनता खाना खाती थी। गेहूं के दाने, गेहूं के दाने जो निकलते हैं, उस गेहूं के दाने को लोग साफ करके धुल के, मतलब हम इतने पिछड़े हुए थे, हम इतने गरीब थे उस जमाने में कि हमारे पास अनाज नहीं था। इसलिए उस समय के जो हमारे फ्रीडम
और सबसे बड़ी बात देखो, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं लॉ का हूं, किसी भी देश में अगर फ्रीडम मूवमेंट हुआ है तो उसमें 80% लायर्स होते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही, क्योंकि जब भी आप फ्रीडम मूवमेंट करते हैं किसी भी देश में, तो वही व्यक्ति ठीक ढंग से उसको कर सकता है जिसको लॉ की जानकारी हो सामान्य रूप से। तो हमारे यहाँ भी 80% लायर्स थे, अन्य देशों में भी थे जहां जहां मूवमेंट हुआ। तो उन्होंने संविधान सभा में इस बात का डिस्कशन किया कि पहले हमको सोशल रिकंस्ट्रक्शन करना है। अगर हम एकाएक बहुत सारे राइट्स को दे देंगे पब्लिक इन जनरल को, तो हमारा स्टेट नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी तो हमको एक सिस्टम बनाना है देश चलाने के लिए। और जैसे ही हमने लागू किया अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को, हम ये नहीं कर सकते हैं अभी इतने अधिकार दे दें पब्लिक इन जनरल को कि वो अपनी केवल डिमांड की बात करें। इसलिए आजकल प्रधानमंत्री का एक स्लोगन आपने सुना होगा कि राइट्स के साथ ड्यूटीज का इन्वॉल्व होना पड़ जाए। और मुझे ये लगता है कि पहले आप ड्यूटीज के बारे में अगर सोचें तो राइट्स अपने आप मिल जाएंगे। ये हमारे राष्ट्रपिता का भी कहना था। राष्ट्रपिता उन्होंने इस बात को कहा था कि अलग से कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार क्या होता है? अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना, वही आपका राइट है, वही बाद में आपको प्राप्त हो जाए। खैर ये बात नहीं छोड़ दीजिए, आगे फिर चलते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल उससे देश चलेगा, कंप्लीट नहीं चलेगा। दो तरह के लॉ की जरूरत है, एक सब्सटेंटिव और एक प्रोसीजरल, प्रक्रियात्मक और शारवान विधि या मूल विधि, जो भी उसकी हिंदी लगती है। उन दोनों विधियों में दो तीन का हम डिस्कशन करेंगे। नाम सुना होगा बार बार नाम सोसाइटी में, आईपीसी सुना है? कैसा लगता है सुनने में? अजीब उलझन भरा अजीब सा लगता हो। और आपको नोट करो बेटा, हम बोलेंगे भी, नोट भी कराएंगे। ये 1860 का एक्ट लॉ, 1860। हम कहाँ थे उस समय? हम कहाँ थे? ब्रिटिश साम्राज्य में के अधीन थे हम ना, पूरी कॉलोनी थी। 1860 का ये लॉ है। और इसको ड्राफ्ट किसने किया? आपको ताज्जुब होगा सुन के। इसको ड्राफ्ट किया लॉर्ड मैकाले ने। लेकिन लॉर्ड मैकाले का नाम किसमें आता है? एक एजुकेटर के रूप में आता है। ये बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्री है। नहीं, शिक्षा शास्त्री तो है ही है, बहुत बड़ा एक लॉ का एक्सपर्ट भी था। और वो इस पूरे लॉ को ड्राफ्ट किया उस जमाने में 1860 में। और माइनर अमेंडमेंट हुए हैं आज तक हमारी पार्लियामेंट में। जिस भी लॉ में माइनर अमेंडमेंट हो, उस लॉ को हम लोग गुड लॉ या एक्सीलेंट लॉ कहेंगे। इस तरह के लॉ आज की तारीख में हमारी पार्लियामेंट ही नहीं बना पा रही है, जो लॉ उस जमाने में बने। बहुत विशाल सा, और उसमें एक एक प्रोविजन ऐसे हैं कि एक एक प्रोविजन पर पूरे दिन कोर्ट में बहस हो सकती है। लेकिन आपको केवल यह जानना है कि एक ऐसी विधि जो ऑफेंस को डिसाइड करती है कि फला ऑफेंस हुआ है तो वो किस सेक्शन में हुआ है, उसका पनिशमेंट क्या है, किस सेक्शन में है, और किस तरह का ऑफेंस हुआ है, ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा इंडियन पेनल कोड 1860। बड़ा इंपॉर्टेंट ये नाम है, बार बार आप सुनते हैं, चैनल पर भी बहुत सुनते होंगे, अखबारों में भी सुनते होंगे। आप इसको जानिए कि ये एक ऐसा कानून है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और वो हम पर आज भी लागू है, भविष्य में भी कई सैकड़ों वर्षों तक रहेगा और आज भी उतना ही वो महत्वपूर्ण है। वो लॉ को डिफाइन करता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है, उसके पनिशमेंट को डिफाइन करता है। ये दो काम वो करता है। फिर क्या प्रश्न उठेगा कि केवल आपने डिसाइड कर दिया कि ऑफेंस क्या हुआ और उसका पनिशमेंट क्या है, तो प्रक्रिया भी तो चाहिए भाई, प्रोसीजर चाहिए ना।
कोर्ट बैठती है तो उसमें प्रोसीजर होगा ना कि पहली हीयरिंग होगी, दूसरी हीयरिंग होगी, तीसरी हीयरिंग होगी, या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। हमारे यहाँ दो शब्द होते हैं, कोई बताएगा बेटा? वादी और प्रतिवादी। हिंदी जरूर जानते हो, वादी और प्रतिवादी। तो उसको पहले वाले को प्लेंटिफ और दूसरे वाले को डिफेंडेंट, दो शब्द हमारे यहाँ चलते हैं। तो जैसे ही प्लेंटिफ अपने एप्लीकेशन को लेके कोर्ट में जाता है, वहां एक डेट लगेगी और दूसरे पक्षकार को 1 हफ्ता 10 दिन, हालांकि आप सुने होंगे कि कई कई महीने लग जाते हैं क्योंकि पेंडिंग बहुत है केस में। दूसरे पक्ष को बुलाया जाएगा, उससे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और डिसाइड करेगा जो भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट हो। आगे बात करें। अब और अच्छी एक बात आएगी कि वो प्रक्रिया कौन सी है, उसको नोट कर लीजिए आप। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसको कहते हैं, और संक्षेप में कहना होगा तो CRPC, IPC CRPC, ये रट जाओ, एकदम दिमाग में रखो। हालांकि आप लोगों को बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं बहस करना हो तो बहस आप भी करिए कि मैं भी लॉ जानता हूँ। IPC CRPC, IPC में जो डिफाइन किए गए हैं लॉ ऑफेंस, उस ऑफेंस पर कैसे हम जजमेंट करेंगे, उस जजमेंट पर पहुंचने की पहले वाली प्रक्रिया, प्रोसीजर, पूरा का पूरा बहुत सारे सेक्शंस इसमें दिए, और वो भी बहुत पुरानी है, 1898 की है, और बाद में हमने 1973 में थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट किया, आवश्यकता थी कुछ बदलने की, तो उस प्रक्रिया को हमने थोड़ा सा पार्लियामेंट में हमारी अमेंड किया। अब उसके बाद होगा कि आप तो केवल ऑफेंस वाली बात बता दी, और जो मुकदमे होते हैं, घरों के लिए मुकदमे, जमीन के लिए मुकदमे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर आप सुनते होंगे। उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो कहाँ पर डिसाइड है, तो उसके लिए एक लॉ है, बेहतरीन लॉ है अपने देश में, और उसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एविडेंस प्रोवाइड करती है। और बड़ी अच्छी बात देखिए आप कि इतनी बेहतरीन विधि है ये कि ये दोनों तरह के एविडेंस को देती है, दोनों तरह के एविडेंस ही देगी प्रक्रिया के लिए। और उसी के साथ अगर कोई सिविल मामला होगा, एक तो फौजदारी का हमने बताया, फौजदारी ज्यादा समझ में आ रहा होगा तुमको, फौजदारी जो CRPC की बात हमने की, और एक सिविल मामले जो जमीन जायदाद, आपके बगल में मकान है, आपके चाचा ने उसका कब्जा कर लिया, या अगर कुछ है, पटेदार ने कुछ कर लिया, तो वहां पर CPC उसका नाम है, लिख लो, नोट कर लो, उसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। वो 1908 में बनी थी, वो भी हमारे आजादी मिलने के पहले की है, 1908 की है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं बताती हैं, और उसके बाद कोर्ट की हियरिंग होगी, कोर्ट में डिसाइड होगा, कई तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा बहस की जाएगी, कई बार बहस की जाएगी, और लास्ट में मेरिट पर जजमेंट होगा। मेरिट पर, मैं तो यही कहूँगा, कैसे होगा वो अलग, फिलहाल मैं यही कहूँगा कि मेरिट पर जजमेंट होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं वहाँ भी हो जाता है, उसको कोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी आड़ मास के ही लोग हैं, हम ही लोग जैसे लोग हैं ना, क्यों भाई, हम ही लोगों के परिवार के लोग हैं, तो 2-4% वो होना है। अब इसके बाद आपको जानना होगा, एक मुझे लगता है कि ये आवश्यक है, बार बार आप सुनते होंगे कि लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट क्या है भाई? 3 तरह के कोर्ट हमारे देश में हैं। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 हाई कोर्ट, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये नाम है उसका, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को केवल डिफाइन मैं करूंगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल क्लियर है। अब 2 चीजें और उसमें आप जान सकते हैं, अगर बहुत महत्वपूर्ण मसला है, मसला समझ रहे हो, बहुत आसान शब्द में, बहुत महत्वपूर्ण कोई मसला है, तो वहां पर 5 जजेस की बेंच बैठेगी, 5 जजेस की बेंच बैठेगी। बेंच उसको कहते हैं, सिंगल जज, एक जज बैठेगा, 2 हो जाएंगे, ठीक, सामान्य रूप से 3 हो जाएंगे फिर बाद में,
लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है तो वहां पर 5 जजेस की बेंच बैठेगी और उसका नाम है संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, उसमें हम आर्टिकल में जाने की आवश्यकता नहीं। हमको यहाँ जब आना होगा लोअर कोर्ट में, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इसमें बहुत तरह के अधिकारी आपको मिलेंगे और उन अधिकारियों को कहना चाहिए, मैं कहता हूं पीठासीन अधिकारी। ठीक है, मैंने आज के पीठासीन अधिकारी प्रोफेसर मिश्रा सर यहाँ के हैं, क्योंकि विभाग की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, पूर्व में सर के ऊपर रही है। तो जो भी उस व्यवस्था को देख रहा है या वहां पर जहां बैठा है वहां किसी तरह का प्रोनाउंसमेंट होना है तो उसको कहते हैं पीठासीन अधिकारी। इस कोर्ट में कई तरह के पीठासीन अधिकारी होते हैं। जैसे आप ऊपर से चलिए, ऊपर से ही चलना रहता है। एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, एक होगा, ठीक है ना, डीजे उसको कहते हैं, हिंदी में जनपद न्यायाधीश कहते हैं। लेकिन उसकी 2 पर्सनालिटी है। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो 2 नहीं हो, और मामले किस तरह के आपके पास हैं, क्रिमिनल भी हैं और सिविल भी हैं। 2 आपने अभी कानून बताया आपको, और दोनों को उसको डिसाइड करना है। ऐसा तो नहीं वो कह देगा कि नहीं भाई मैं क्रिमिनल मजिस्ट्रेट हूँ और सिविल वाला मामला में नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा ना। 2 पर्सनालिटी एक डिस्ट्रिक्ट जज की होती है, इसीलिए उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। जब वो सिविल मामला देखेगा और जैसे ही कोई क्रिमिनल मामला वो देखेगा उसको सेशन जज कहते हैं। ठीक है, सेशन जज 2 तरह के हैं, उसका नाम है, 2 पर्सनालिटी है। उसके नीचे एडीजे होते हैं, एडीजे एडिशनल, हाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। वो जिस तरह का जिला होगा, अगर बहुत पुराना है तो 7-8 होंगे, बहुत नया जिला है 4-5 होंगे, छोटा जिला है 3-4 होंगे, उसकी मदद के लिए होंगे। उसमें बटा हुआ है, वो भी दोनों तरह के मामले देखेंगे। उसके जस्ट नीचे सिविल जज सीनियर डिवीजन होगा। सिविल जज उस शब्द का नाम है, सिविल जज सीनियर डिवीजन। वो सीनियर डिवीजन क्या करेगा, सिविल मामले आपकी, केवल सिविल मामले आपकी, जैसे जमीन संबंधी कोई मामला हो, मकान संबंधी कोई डिस्प्यूट हो, तो उसकी कोर्ट में आप उसको फाइल करें। उसके नीचे की कोर्ट्स हैं, नाम सुना होगा आपने, सीजेएम, सीजेएम साहब सुना है नाम, सीजेएम साहब बड़ा महत्वपूर्ण पद है ये। देखो लोअर कोर्ट में केवल 2 अधिकारी ऐसे हैं जो 24 आवर मोबाइल रहते हैं और पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है केवल इन 2 के मध्य रहता है। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट जज और नंबर 2 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्योंकि उसके पास इतना पावर है, उसको कहते हैं शहर का कोतवाल। कोतवाल तो नाम सुनी होगी ना, बार बार नाम बड़ा फेमस है। डीएसपी साहब और एसपी साहब लोग नहीं कहते अरे कोतवाल बहुत बहुत बदमाश कोतवाल कहते हैं लोग ना, खूंखार कोतवाल। ठीक वही कंडीशन कोर्ट में सीजीएम की होती है। सीजीएम के पास बहुत पावर है, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और वो कई एक्टिविटीज करता है। उसको ये भी राइट है कि वो ARTO का काम करे, नया घाट पर चला जाए वहाँ गाड़ियों की चेकिंग करे। उसको ये भी राइट है किसी भी जगह कभी भी जाके इंक्वायरी करे। अगर सुप्रीम कोर्ट से उसको इस बात का डायरेक्शन है वो परमिशन वहां से ले ले। उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं। तो उसको कहते हैं कि कचहरी का कोतवाल कौन है, तो वही सीजीएम साहब हैं। साहब आगे जोड़ दीजिएगा। उसके बाद उनके सहयोग के लिए 5-6 ACGM होते हैं। ACG यानी उसके नीचे वाले 5-6 होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ मुझे लगता है 6-7 इस कोर्ट में अपने 6-7। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो नीचे अभी क्रम है बना हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। उसके नीचे जब आप आएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा पुनः जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट बार बार सुनते होंगे आप। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में
दो तीन कैटेगरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकेंड, जेएम थर्ड, जेएम फोर्थ, जेएम फिफ्थ। जिस तरह की कचहरी होगी वो होगा। और वो जेएम कौन होता है? पहली बार जिसने पीसीएसजे की परीक्षा क्वालिफाई की। अब देखिए जेएम के बाद ये कई हैं, इसमें सीनियरिटी के हिसाब से होंगे 1 2 3 4 5, इसके ऊपर एसीजीएम 3 4 5 6 7, उसके बाद सीजीएम, फिर एडीजे 6 7 और फिर डिस्ट्रिक्ट। ये पूरी हायरार्की कोर्ट की। तो कोर्ट की हायरार्की बगैर कोर्ट में गए आपको मुझे लगता है पूरा तो ध्यान आ गया। तो अब डरने की जरूरत नहीं है कि सीजीएम साहब गाड़ी से जा रहे हैं कि कौन जा रहा है। ठीक, वो केवल एक पीठासीन अधिकारी हैं। उनको पावर तभी प्राप्त है जब वो किसी मामले की हियरिंग कर रहे हैं। उनको बाहर सोसाइटी में कोई राइट नहीं है। सोसाइटी में अगर राइट है तो केवल और केवल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कुछ राइट्स दिए। हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गए आपके बेसिक कुछ फंडामेंटल लॉज के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद बहुत सारे लॉज हमारी पार्लियामेंट ने बनाए आजादी के बाद, और उन लॉज के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा केवल 2 लाइन आपको जानना चाहिए। हम शुरू करेंगे उसको डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चियों के लिए सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है। कोई बच्चा जानता है उसके बारे में? थोड़ा सा हिंदी बोले इसकी। घरेलू हिंसा कानून 2005 में आया बच्चों, और ये आया इसलिए कि इंडियन पेनल कोड में कुछ प्रोविजंस थे, वो सोसाइटी की बच्चियों और महिलाओं को बहुत प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो हमको अलग से एक लॉ बनाना पड़ा पार्लियामेंट के द्वारा कि हम एक ऐसा लॉ बना दें जिससे हमारी बच्चियां, हमारी जो सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाए। तो हमने घरेलू हिंसा कानून बनाया, क्योंकि इसके लिए पहले से कोई प्रोविजन, इस तरह का प्रोविजन कोई नहीं था। हम लोग बार बार उसमें जाते थे 498A में, आईपीसी में जाते थे, तो वहाँ बहुत अच्छे ढंग से वो मामला डिसाइड नहीं हो पाता था। कभी वो वीमेन ओरिएंटेड हो जाता था, कभी मेन ओरिएंटेड हो जाता था, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। फिर बाद में हमारी पार्लियामेंट ने 2005 में उसको बना दिया, लेकिन बाद में लगा कि उस लॉ में भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि जब हमने उसको बनाया तो वो फीमेल ओरिएंटेड हो गए। सामान्य रूप से जो लॉ बनते हैं, अगर वो महिलाओं से जुड़े हुए हैं तो वो फीमेल ओरिएंटेड उनको होना भी चाहिए। लेकिन बाद में उसका मिसयूज होने लगा, और कई घरों में, बहुत संभ्रांत परिवारों में विवाद ऐसे आए जो बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा करके बनाए गए। दूसरे किसी परिवार ने उसको प्रभावित किया, कंफ्यूज किया, और वो पूरा का पूरा फैमिली डिस्टर्ब। बाद में हमारी पार्लियामेंट को लगा कि नहीं, कुछ अमेंडमेंट की जरूरत इसमें है, और अब उन्होंने ये कर दिया कि जब तक इस बात का प्रूफ न हो कि मेन ने, मतलब पुरुष वर्ग ने कोई इस तरह का कार्य किया है, तब तक उसको अरेस्ट नहीं। पहले क्या था? पहले रात में 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे अगर कोई विमेन फोन कर देती थी कि हमारे घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो पुलिस रातों रात चली जाती थी। पुलिस को इस बात से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं था कि वो किसी संभ्रांत व्यक्ति का परिवार है। और एक बार आपको पता होगा, आप गांव से जुड़े ही होंगे सब लोग, कि जिसके घर पर एक पुलिस वाला पहुंच जाता है, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में गांव में क्या है बताओ? अरे उनके घरवा पर पुलिस वाला आएगा, मतलब क्या हो गया उसका? कुछ गड़बड़ है। हम लोग जो सुने हैं पहले, आज भी वैसे ही। इसलिए पुलिस का आना दरवाजे पर अच्छा नहीं माना जाता। गांव वाले कहते थे वो दरवाजा की चाबी है वाले। हाँ, उनके कुछ काम रहा हो ऐसे। तो
तो अब उस अरेस्ट का जो प्रोविजन है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया, अच्छा हो गया वो। अब बगैर किसी एविडेंस के किसी मेल को अरेस्ट पुलिस नहीं, ये बैलेंस अप्रोच है। ये नहीं मानना तुम लोग कि नहीं हम लोग के विरुद्ध हो गया, ऐसा नहीं, बैलेंस अप्रोच है। तो हमने उसको बनाया, उसमें आपको किसी भी तरह का हार्म होगा उसमें हमको जाने की आवश्यकता इस समय नहीं है, क्योंकि और भी कई लॉज बताने हैं आपको। आप नेट पर भी वो उपलब्ध है, आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। जितनी भी एक्टिविटीज आपकी है अगर आपके वायलेशन में है वो, तो वो डोमेस्टिक वायलेशन, ठीक है। जितने भी एक्टिविटीज आपके ह्यूमन डिग्निटी को अगर प्रभावित कर रही है तो वो डोमेस्टिक है, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे लॉज और भी बने, और मैं विमेन ओरिएंटेड नहीं होना चाहता हूँ, लॉ ऐसे बताना चाहता हूँ जो दोनों पर ठीक ढंग से लागू। राइट टू एजुकेशन नाम सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस संशोधन के द्वारा ये आया? 1 नंबर का सवाल है। वेरी गुड, कौन बच्चा है ये? खड़ा हो जाओ। 86, गुड, बैठो। देखिए वो बता दिया उसने। 86 अमेंडमेंट के द्वारा हमने 1986 इस अमेंडमेंट को किया था और हमने इसको, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे लॉज जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार हम उसको पार्लियामेंट के द्वारा जब जब जैसी आवश्यकता होती है हम नए नए लॉज भी बनाते हैं, और उस लॉज के द्वारा सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। और उस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए केवल एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं कि क्या सोसाइटी में रहने वाले मेन और वीमेन ह्यूमन डिग्निटी से रह रहे हैं अथवा नहीं। क्योंकि पूर्व में जब भी स्टेट की कल्पना होती थी तो उस समय आप नाम सुने होंगे, कहते थे 2-3 बड़े बड़े किंग थे हमारे यहाँ विदेशों में, कहते थे आई एम द स्टेट। मैं जब भी स्टेट शब्द लग गया, जैसे स्टेट ऑफ यूपी नहीं मैं कह रहा हूं, स्टेट शब्द का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, स्टेट में ये शब्द आएगी। और जैसे वो कहते थे कि आई एम द स्टेट, स्टेट का मतलब क्या हो गया? लॉ मेकिंग पावर मेरे पास ही है, पनिशमेंट देने की शक्ति मेरे पास है, कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की मेरी शक्ति है, मेरे ही पास है। तो वन मैन शो हमने 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, उसके पहले भी बहुत सारे देखे हैं। लेकिन उनके द्वारा भी जो लॉ बनाए जाते थे वो भी लॉ की परिभाषा में आते थे। ये आप न मानिएगा कि वो लॉ की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जूरिस्ट हमारे यहाँ हुआ है, जॉन ऑस्टिन, बहुत बड़ा जूरिस्ट हुआ है। उसकी 6-7 बुक्स हैं, और वो बुक्स उन्होंने लिखा नहीं, वो जहाँ जाते थे लेक्चर देते थे, और लेक्चर उनके स्टूडेंट्स को नोट कर लेते थे, और उस बुक का नाम हो गया लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस सर। और वो बुक उस तरह की अथॉरिटी नहीं है। जॉन ऑस्टिन वो कहता था, उसने कहा लॉ के बारे में कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। देखो इसमें कई शब्द आ रहे हैं, ये ज्यादा समझ में आपको आएगा। लॉ, कमांड, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब संप्रभुता। अगर किसी स्टेट में है तो वो सॉवरेन स्टेट है, क्लियर हो गया। लेकिन वो कहता था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ क्या है? आदेश की, संप्रभु का समादेश, कमांड है। कारण ये था कि वह 6.4 लंबाई थी उस व्यक्ति जॉन ऑस्टिन, और वो सेना का अधिकारी था। सेना की नौकरी छोड़कर वो लेक्चर देने लगा,
सोसाइटी में। और आपको ताज्जुब होगा कि उसने जो जो उसके लेक्चर्स को कंपाइल किया गया, तो वो जो लॉ बुक्स हैं वो आज भी अथॉरिटी है। जॉन ऑस्टिन, और वो कहता है लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, मतलब एक जो किंग है, जो सॉवरेन है, अगर वो कोई बात कहता है, जैसे ही उसके मुंह से कोई आवाज निकलती है, दैट इज द लॉ, वही लॉ। अब क्योंकि हम आज बिल्कुल स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हमारा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल स्वतंत्र रह रहा है, उसकी अपनी रिपब्लिक है और हमारी पार्लियामेंट है, जिसके द्वारा लॉ, नए नए लॉ बनाए जाएंगे। सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती जाएगी, हम लॉ बनाते जाएंगे, क्योंकि लॉ का यही काम होता है कि सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको कैसे हम लीगली सॉल्व करें, लीगली कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे साइबर लॉ है, आप जानते होंगे कि 15 साल पहले इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी देश में। आज की तारीख में साइबर लॉ सबसे बड़ा ऑफेंस उसमें आ रहा है। एक मैसेज आपके मोबाइल पर आता है और लाखों 1.5 लाख रुपए खत्म, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। कई सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं कि साइबर लॉ को और अच्छा कर दिया जाए, अभी नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे हम कोई लॉ बनाते हैं उसके कुछ दिन पहले ही वो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बैठे हैं सब विदेशों में टेक्निक के द्वारा। अब उसको हम कैसे रोक पाए, हमारी जो पुलिस मशीन भी है वो भी उतना ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है। साइबर कैसे, एक अलग विंग हमको बनानी पड़ रही है। सोसाइटी में जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पर मॉस लेवल पर हम प्रभावित होने वाले हैं, वहां पर हम लॉ बनाते हैं। और इस लॉ को बनाने का राइट इसको आपने दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आपने दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक इन जनरल उस लॉ को बनाती है। पब्लिक इन जनरल के जो अपने इमोशंस हैं, जो अपनी एक्टिविटीज है, हमने वोट के द्वारा उनको भेजा है, वो हमारा वहां रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो लॉ मेकिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब हम सब पूरी पॉपुलेशन उसके साथ जुड़ी है, ये मान के चलना चाहिए। और अच्छे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएंगे, डिस्कशन होगा, तो वहां पर अच्छे लॉज बनेंगे, हमारी सोसाइटी प्रोटेक्ट होगी। अच्छे लॉ नहीं बनेंगे तो क्या होगा? फेल्योर हो जाएगी पूरी सोसाइटी, और जो डेमोक्रेसी है वो प्रभावित है। बाद में हम ये भी कहेंगे, कुछ और डिस्कशन करने के बाद कुछ पूछेंगे आप लोग कि अभी चले हम तो आगे बढ़े, बढ़ते जाए। चेहरा देख के लोग तो आपका मन लगाइए, आपकी देख 2-3 सवाल बच्चों ने बचा दिया और मैथमेटिक्स के हैं। मैं तो बहुत मतलब प्रफुल्लित हूँ इसमें, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। वही मैं कह रहा हूँ, चेहरा देखते रहिएगा कि ये सुनने में नीचे आ गया, बंद कर दीजिएगा। अब मुझे लगता है कि क्वेरीज आप शुरू करिए, हम सबसे नहीं कहेंगे, पीछे शुरू करो बेटा। कुछ पूछना चाहते हो? क्यों? आगे 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 कुछ बिल्कुल नहीं। लॉ को मैंने 3 शब्दों में उसको अलग विभाजित किया है। लॉ का मतलब होता है लीगली एक्नॉलेज्ड वर्क। अगर वो लीगली एक्नॉलेज्ड है, अगर किसी रूल्स के तहत कोई वर्क आपको करना है, तो वो उसकी परिभाषा में आएगी। अब क्योंकि लैटिन मैगजीन से, हमारे यहाँ बहुत सारी लैटिन मैगजीन्स हैं, वो यहाँ बहुत कहना ठीक मुझे नहीं लगा है कि वो बहुत सीरियस हो जाएगा, इसलिए हम बहुत सामान्य बोलचाल में आगे बढ़ेंगे। और एक मैगजीन हमारे यहाँ है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, यहीं से शुरुआत हम करते हैं। और उसका अर्थ होता है कि विधि की अज्ञानता कोई एक्सक्यूज नहीं।
जैसे ही पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बना दिया जाता है और वो प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए जाता है, फिर गजट में प्रकाशित होता है, वैसे ही वो लॉ ये मान लिया जाता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया पर, इंडियन टेरिटरी पर वो लॉ लागू हो और उस इंडियन टेरिटरी में हम रहते हैं। इसलिए किसी भी तरह के लॉ जो विज्ञापित हो गए, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइन हो गई, उस लॉ को आपको जानना पड़ेगा यदि आपसे वो संबंधित है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 4 व्हीलर से जा रहा था और मोटर व्हीकल्स के तहत ARTO ने हमको रोक दिया कि इधर आपको आगे नहीं चलना है या आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये सर्टिफिकेट नहीं है। आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट जानना पड़ेगा। यही लीगल अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है। और बड़ा अच्छा लगा हमको कि प्रोफेसर मिश्रा सर ने हमको याद किया इस कार्य के लिए। सामान्य रूप से शासन की भी ये मंशा है। एक हमारे यहाँ लॉ बना हुआ है, वैदिक साक्षरता उससे। अब तो ये शासन ने कह दिया कि हर गांव में लॉ के स्टूडेंट जाएंगे और वहां कैंप लगाएंगे और उस गांव के ग्रामीण नागरिकों को ये बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं शासन की चल रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गांव में लीगल लिटरेसी नहीं भी है, ऐसा ही है, ये आप मान के चलिए। तो वहां हम लोगों के लिए ऑब्लिगेशन है कि आप जाइए और गांव में कैंप लगाइए और उनको बताइए कि कौन कौन सी प्लानिंग गवर्नमेंट की है। तो दूसरा साइड हो गया। आप लोगों को मैं केवल फंडामेंटल लॉ के बारे में बताऊंगा। बार बार आप सुनते होंगे एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो लॉ को ही फाइनल कर लिया जाए, उसको डिसाइड कर लिया जाए, आपके मन में ये भ्रम खत्म हो जाए कि लॉ क्या है। अभी बताया था लीगली एक्नॉलेज्ड वर्क। अब इसमें कौन कौन आते हैं? लॉ बहुत पहले नहीं था, पार्लियामेंट नहीं थी हमारी, या हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन थे। बहुत पहले जब प्रारंभ हुआ इस सृष्टि का, उस समय कोई लॉ जैसी चीज नहीं। उस समय क्या था? हैबिट्स थे। हैबिट्स, सोसाइटी में रहने वाले सिटीजन्स, हैबिट्स, आपकी एक हैबिट्स होती है और वो हैबिट्स अगर बार बार उस कार्य को करते हैं आप, तो वो यूसेज के रूप में बदल जाती है। यूसेज की हिंदी होगी परंपरा के रूप में है, ट्रेडिशन के रूप में। और जैसे ही यूसेज बार बार उस चीज को हम करते हैं, बहुत पुरानी हो जाती है, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं कस्टम से। फर्स्ट स्टेज हैबिट, सेकंड स्टेज यूसेज, थर्ड स्टेज कस्टम। और यदि वो कस्टम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, दैट्स इट द लॉ। और सामान्य सी बात है, लॉ क्या है? हैबिट्स, यूसेज, कस्टम। और यदि वो कस्टम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, ये कंडीशन है ये। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो लॉ रिकॉग्नाइज नहीं माना जाता। ये पुरानी बात हो गई। अब आगे की बात कि आज की तारीख में लॉ क्या है, और पहले की बात हो गई। आज की तारीख में जैसे ही लॉ शब्द आएगा, वहां एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड आएगा। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एक शब्द आएगा, और सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, नंबर 1 पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपको लगता होगा कि लॉ कैसे बनता है, तो ये जरूर आप जानते होंगे कि पार्लियामेंट हमारी है, हम चुन के भेजते हैं। 2 वहां पर सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों में डिस्कशन होता है, कई कमेटीज बनती हैं, और जब वहां पर कोई बिल फाइनल पास हो जाता है बहुमत के द्वारा, 2 तरह से पास होता है, एक तो मेजॉरिटी के द्वारा और एक 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा। जैसे ही वो पास हो जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। वहां जैसे ही वो साइन होता है, वो एक गजट में
उसको प्रकाशित किया। गजट सुने होंगे, गजट राजपत्र, जैसे ही वो प्रकाशित होगा उसके बारे में ये प्रिजम्पशन कर लेंगे हम कि आपको उस लॉ के बारे में जानकारी है, और यदि नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि लीगल लिटरेसी भारत में नहीं है, आपको लीगल लिटरेसी नहीं है। और ये मान के चलना चाहिए, ये मान के हम चलते हैं कि जो भी बच्चा ग्रेजुएशन में आता है उसको उस लॉ की जानकारी कम से कम ये तो जरूर जानेगा वो कि एक लॉ पार्लियामेंट में पास किया है, प्रोविजन में आप नहीं जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो नंबर 2 पर वो आता है। पहला हो गया लॉ, सुप्रीम लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 395 आर्टिकल्स हैं उसमें, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था। एक नंबर के सवाल में कभी कभी पुस्तकों में गलत लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है 406, 412, तो ऐसी गलती कभी न करिएगा, जीके का सवाल तो आएगा ना, 395 लिखिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने साइन किए, 395 याद रखिए। और 9 शेड्यूल, 9 अनुसूचियां, एक सवाल तो ये बनता ही है, आता ही, ये जरूर ध्यान रखिएगा, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीके की पुस्तकों में और कई लॉ की भी पुस्तकों में गलती से ऐसा लिख दिया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर